हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 7। एंड इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू कवर हैवी वाटर। लेट मी टेल यू, देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम हैवी वाटर ऑन 26th ऑफ Feb 2021, राइट। इवनिंग शिफ्ट में इससे प्रॉब्लम थी, इसकी प्रॉपर्टी यूसेज पूछे हुए थे कि हाइड्रोजन या हैवी वाटर कहाँ पर यूज होता है। तो आई विल ट्राई टू कवर इट। हैवी वाटर की कैसे कैसे हम इसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो उन सारी चीज़ों को आई एम गोइंग टू टेक टुडे। तो बिफोर आई स्टार्ट इट, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। आई एम राहुल कौशिक एंड आई वर्कड इन बंसल क्लासेस कोटा फॉर कंटिन्यूस 10 ईयर्स। और उन 10 सालों के दौरान मैंने लगभग 2000 प्लस IITians को मेंटर किए, और उसमें बहुत सारे टॉप रैंक थे, अंडर 100, अंडर 500। एंड आई ऑल्सो को फाउंडेड जिज्ञान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए, जिज्ञान एजुकेशन पे मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि पिछले 10 साल के लगभग लगभग पूरे जो भी आपके ऑनलाइन के एग्जाम हो रहे हैं, ऑफलाइन के एग्जाम हो रहे हैं, आप जाएंगे, इस वीडियो के लिंक में मैंने वो चीज दी हुई है, आप उस पर क्लिक करें, आपको सारे पेपर्स मिलेंगे। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, फेब अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ है, तो डोंट वरी, नाउ यू कैन फोकस इन द ऑन द मार्च अटेम्प्ट। तो मार्च अटेम्प्ट के लिए आप 8 से 10 एग्जाम देकर देख लें पहले, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि व्हाट जेईई मेन आस्क्स, what kind of questions are basically asked in the JEE main, right? तो आप उस लिंक पर जाएं और प्रीवियस ईयर में जाकर के आप लोग JEE मेन और एडवांस के एग्जाम देख सकते हैं। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हैवी वाटर। पॉइंट नंबर 1, हैवी वाटर is also called deuterium oxide. So what is heavy water? As you can see, this is the formula for heavy water, and heavy water is basically D2O, and we have H2O. This is normal water. So we are just replacing, this is protium and this is deuterium. So we are replacing protium by deuterium only. So mass of this H2O is 18 and mass of this D2O will be 20, right? Molar mass will be 20. So heavy water is called deuterium oxide and it is denoted by the formula D2O, and it was discovered by chemist Urey, Urey, right? हरियाणवी में बोलते हैं उरे आजा भाई, उरे मतलब इधर आजा। तो केमिस्ट्री, दिस वाज नेम ऑफ केमिस्ट द उरे, राइट। सो हाउ डू वी प्रिपेयर द हैवी वाटर, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर? पॉइंट नंबर 1, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है? आई विल टेक इट इन डिटेल। फ्रैक्शनल फ्रीजिंग मेथड, एंड देन वी हैव प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। प्रोलॉन्ग मतलब लंबे टाइम तक। So how do we prepare? Before I start, what is fractional distillation? So I will tell you here one point. Short में मैं बताऊंगा, liquid solution में I will take it in detail. Suppose I am taking water. This is water, right? And if I am taking water and I am heating it, initially the temperature was 20 degree and I have started heating the water. Now temperature will increase and atmospheric pressure is 180, and this temperature will become, ये 20 डिग्री से 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, और एक टाइम आएगा जब ये 100 डिग्री हो जाएगा, और फिर भी मैं इसे हीट कर रहा हूँ, स्टिल आई एम हीटिंग इट। व्हाट विल हैपन if I am heating, still I am heating it at 100 degree Celsius, this water will get converted into steam, और जब ये एक बार स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री रहेगा, और वो तब तक 100 रहेगा जब तक आपका सारा का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक वो चेंज होने वाला नहीं है, राइट। तो अगर वो तब तक चेंज होने वाला नहीं है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है स्टीम, ये 100 डिग्री, जब ये सारा वाटर खत्म हो जाएगा तो फिर मैं फर्दर अगर उसे हीट दूंगा तो वो स्टीम जो बनी है, दैट टेम्परेचर ऑफ दैट स्टीम विल इंक्रीज, राइट। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो आप किसी प्योर लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पर नहीं ले जा सकते एट अ गिवन प्रेशर, राइट, क्योंकि प्रेशर चेंज करने पे बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। अब ये चीज मैंने क्यों बताई, जरा ऐसे समझिए आप कि आपने दो लिक्विड लिए हैं ए और बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है। आपने इन दोनों को एक कंटेनर में डाल दिया ए प्लस बी में, तो क्या होगा भाई, दोनों को डाल दिया और आपने इसका टेम्परेचर मान लो 120 डिग्री मेंटेन कर दिया, तो 120 डिग्री अगर आपने मेंटेन किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस था, तो होगा क्या, तो ए आपका इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि वो तो 100 पर ही हो जाना चाहिए था।
तो ए आपका ऊपर आ जाएगा, जब ए ऊपर आ गया इवेपोरेट होके तो नीचे क्या बचेगा, बी। तो इस तरह आप ए और बी को सेपरेट कर लेते हैं और इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता बट हाँ, अब आपको फील आ गई होगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप दो ऐसे लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो वापस मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ D2O, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल फ्रीजिंग, प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वन बाय वन हम लेते हैं। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, जब मैं कह रहा हूँ ऑर्डिनरी वाटर दैट मींस H2O, तो वो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D2O इज 101 डिग्री। तो देखिए दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है। तो अगर आप दोनों का एक मिक्सचर ले लें H2O और D2O का, और उसका टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर दें, तो जो H2O है वो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे D2O बचा रह जाएगा। तो इस तरह आप प्योर वाटर तैयार कर सकते हैं। लाइटर पार्ट ऑफ वाटर, तो ये लाइटर है, इसका मोलर मास कितना है 18 और इसका मोलर मास कितना है 20। तो जो लाइटर वाटर दैट विल बी रिमूव्ड ऑन डिस्टिलेशन, रिमेनिंग पार्ट इज बेसिकली हैवी वाटर। समझ आ गया? तो यहाँ पर आपकी जो ये स्टीम बनेगी H2O की, आप उस स्टीम को क्या कर लेना, कंडेंस, राइट। तो जो बचा D2O, इसे बोलते हैं रेजिड्यू और इसे बोलते हैं कंडेंसेट या फिर डिस्टिलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि रेजिड्यू और डिस्टिलेट में क्या अंतर है। तो ये डिस्टिलेट है जो पहले कंडेंस, जो पहले वेपर्स में कन्वर्ट हुआ और फिर आपने वेपर्स को कंडेंस कर लिया, राइट। तो व्हाट इज फ्रैक्शनल फ्रीजिंग, अब ये भी कुछ ऐसा है। तो फ्रैक्शनल फ्रीजिंग समझिए, मान लीजिए एक चीज का फ्रीजिंग पॉइंट 200 केल्विन है, एक का फ्रीजिंग पॉइंट 220 केल्विन है, यानी ये 200 केल्विन पे फ्रीज होता है, ये 220 केल्विन पे फ्रीज होता है, राइट। तो मैंने अब दोनों को लिक्विड फॉर्म में ले लिया, मैंने अभी टेम्परेचर 300 केल्विन ले लिया। 300 केल्विन है तो दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, दोनों के ये मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है। तो 300, अगर कोई चीज अपने मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर है तो मान लो वो लिक्विड स्टेट में है, तो दोनों लिक्विड थे। मैंने धीरे 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 टेम्परेचर को घटाना स्टार्ट किया, हीट को मैंने बाहर निकाला। तो पहले जब 300 से घटाओगे तो 280 होगा, 260 होगा, 240 होगा, 220 होगा। जैसे ही 220 होगा तो क्या होगा, ये जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो 220 पे ये जमेगा, तो मान लीजिए ये जो जम रहा है ए है और ये जो जम रहा है बी है। तो जो जम रहा है ए वो ऊपर आ जाएगा, अगर डेंसिटी कम है तो ऊपर आ जाएगा, ज्यादा है तो नीचे चला जाएगा। तो भाई इसे आइस जो बन गई हाथ से उठा के निकाल लो, बचा हुआ बी रह गया, सॉल्व। तो इसे फ्रैक्शनल फ्रीजिंग कहते हैं, जस्ट लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जस्ट लुक एट इट। तो इसका फ्रैक्शनल फ्रीजिंग में क्या होगा, इन दिस मेथड हैवी वाटर एंड ऑर्डिनरी वाटर आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल फ्रीजिंग, राइट। बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है और ड्यूटीरियम का इतना है, तो इनमें अंतर आ गया ना। यही तो कंडीशन हुआ होनी चाहिए थी, वो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने चाहिए थे और यहाँ पर क्या अलग अलग होना चाहिए भाई, क्या अलग अलग होना चाहिए यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रैक्शनल फ्रीजिंग हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस। एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि अगर मैंने वाटर लिया और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो व्हाट आई विल गेट, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर आई एम गोइंग टू गेट 2H2 गैस प्लस O2 गैस, राइट। तो ये मिल गया। अब ड्यूटीरियम कहाँ पाया जाता है, तो मैंने बताया था कि ड्यूटीरियम नेचुरल हाइड्रोजन के साथ ही पाया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर H2O भी और D2O भी है, तो आप लंबे टाइम तक हाइड्रोलिसिस करते रहोगे तो जो ये H2O ये बार बार O2 और इसमें कन्वर्ट होता रहेगा। D2O का हाइड्रोलिसिस उतना इजीली नहीं होता, तो वो पड़ा रहेगा। अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद ये H2O खत्म हो जाएगा और सॉल्यूशन में सिर्फ D2O बचेगा। तो देखिए, इन दिस मेथड 99.5% हैवी वाटर इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 5 स्टेप। अब बार बार करते जा रहे हैं वो काम। ऑन रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ये NaOH सॉल्यूशन क्यों लिया जाता है, क्योंकि प्योर वाटर की प्योर वाटर की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, उसमें आयंस बहुत कम होते हैं। प्योर वाटर में अगर मैं आपसे पूछूं H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इतनी। OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इतनी, इतनी। तो देखिए कितनी कम है, ये भी देखिए कितनी कम है। समझ आ गया? तो इन दिस मेथड 99.5% हैवी वाटर इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 5 स्टेप्स
on repeated electrolysis of NaOH. Protium is liberated much more readily than deuterium. यही बात मैंने अभी समझाई थी कि नीचे जो मिक्सचर पड़ा हुआ है उसमें H2O भी है और D2O भी है, तो इलेक्ट्रोलिसिस इसका होता रहेगा तो ये कंज्यूम होता रहेगा और D2O बच जाएगा नीचे. As the electrolysis continues, the concentration of heavy water increases. क्यों? क्योंकि ये जो आपका प्रोटियम वाला वाटर है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2 गैस में और O2 गैस में, राइट? तो ये हो गया आपका काम डन. तो नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज. एंड इफ आई टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हाट विल हैपन. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो हैवी वाटर कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है. नॉर्मल वाटर तो देखिए आप लोग जानते ही हो वो भी कलरलेस होता है, टेस्टलेस भी होता है. अब आप ध्यान से देखो तो इनकी ये प्रॉपर्टी सेम है. ऑर्डरलेस, कोई खुशबू भी नहीं होती, आप इसे सूंघोगे तो कोई कलर भी नहीं होता, कोई टेस्ट भी नहीं होता. सेकेंड प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ. फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट्स फिजिकल कांस्टेंट लाइक स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट आर हायर देन दोज ऑफ ऑर्डिनरी वाटर. सरफेस टेंशन इसकी कम होती है. भाई ये चीज ध्यान रखना, ये पूछ लेती है आईआईटी, इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं. सब चीज ज्यादा है. जो हैवी वाटर है, हैवी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब हायर है, लेकिन जो सरफेस टेंशन है वो कम होगी नॉर्मल वाटर से. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक नोट ऑफ इट, राइट. अब मैं आगे आता हूं. Solubility of compound in heavy water is lower as compared to the ordinary water. Approximately 15%. Solubility of compound in heavy water is lower as compared to ordinary water. तो कोई भी चीज जो डिसॉल्व होगी वो हैवी वाटर में कम डिसॉल्व होगी. जैसे अगर मैंने एक जगह आपका D2O ले लिया, एक जगह मैंने आपका H2O ले लिया, तो मान लीजिए मैंने शुगर को यहाँ डाला और यहाँ शुगर को डाला, तो हो सकता है D2O में 20 ग्राम हुई हो तो H2O में 22 ग्राम हो जाएगी. तो इसमें इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो मैक्सिमम है और D2O की सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होती है. मतलब ये अपने अंदर ये एज ए सॉल्वेंट थोड़ा सा वीक होता है. केमिकल रिएक्शंस पे हम लोग आ जाते हैं कि भाई जैसे H2O की होती है सेम केमिकल रिएक्शन D2O की होती है, बिल्कुल सिमिलर. तो केमिकल रिएक्शन ऑफ H2 एंड D2 आर सेम बिकॉज यहाँ पर OH बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर OD बॉन्ड टूटता है. एक बात जरूर है कि OH और OD में जो OD बॉन्ड H2O, OH बॉन्ड ऑफ H2O इज मोर पोलर देन OD. अब मोर पोलर देन OD क्योंकि इसकी पोलैरिटी ज्यादा है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, इसी वजह से पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से ये पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक, तो ये अपने अंदर जो ज्यादातर सॉल्यूट्स हैं ज्यादा उनको घोल लेता है. इसकी पोलैरिटी कम है D की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो ये उतना डिसॉल्व नहीं कर पाता, तो इसे ब्रेक करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. देयरफॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ D2O आर रिलेटिवली स्लोअर एज कंपेयर टू H2O. क्या होगा, वाटर में डालते ही जो जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा वो उतनी जल्दी टूट जाएगा. तो D2O की जो रिएक्शन होती है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, आप काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, H2 की जगह D2 लेंगे तो D2 की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वो H2 से ज्यादा थी, तो वहां तोड़ना मुश्किल था, वो भी स्लो थी. और यहाँ इसलिए स्लो क्योंकि पोलैरिटी कम है, पोलैरिटी कम है, राइट. हैवी वाटर लिबरेट D2 ऑन रिएक्शन विद मेटल लाइक. देखिए एक्टिव मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ अगर मैं H2O की रिएक्शन कराता हूं तो ये आपको क्या देता है, NaOH प्लस H2 गैस. तो अब मैंने H2O की जगह D2O किया तो H2 गैस की जगह मुझे D2 गैस मिल रही है, बिल्कुल सिमिलर. सेकेंड पॉइंट, D2 इज लिबरेटेड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैवी वाटर. तो देखिए अगर आप H2O का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2H2 गैस प्लस O2 गैस. उसी तरह अगर आप D2O का कराएंगे तो D2 और O2, कोई अंतर नहीं है. ध्यान से देखिए, एसिड्स आर फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन विद द एसिड एनहाइड्राइड लाइक SO3 एंड P2. अब देखिए अगर SO3 को अगर आप वाटर में डालते हैं तो आपको क्या मिलता है, H2SO4. अगर आप P2O5 को वाटर में डालते हैं तो आपको क्या मिलता है, H3PO4. तो यहाँ पर H की जगह D रखोगे तो D2SO4 मिल जाएगा. अगले में D2SO4 के साथ अगले में क्या मिल जाएगा,
D3PO4 प्रोवाइडेड आप P2O5 प्लस D2O ले रहे हैं। बोलो भाई अगर कोई डाउट है तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपके नॉर्मल वाटर की होती है, राइट। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मेटल ऑक्साइड्स के साथ क्या करता है? मेटल ऑक्साइड लाइक Na2O फॉर्म मेटल ड्यूट्रोक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद हैवी वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप Na2O और H2O की रिएक्शन कराते हो तो इट विल गिव यू NaOH, तो ये NaOD दे देगा, कोई अंतर नहीं है। बट यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रही। याद कीजिए, अगर आप Na2O और H2O की रिएक्शन कराते थे तो NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बनती थी, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही है। ध्यान से देखो, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, राइट। अगले पर आ जाइए, विद कार्बाइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रिएक्शन पूछी जाती है। दे फॉर्म ड्यूटरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद हैवी वाटर टू लिबरेट ड्यूट्रोएसिटाइलिन। तो देखिए वहां क्या होता था, CaC2 प्लस 2H2, ये आपको क्या दे देता था, CaOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2, तो यहाँ पर H की जगह D लग गया है, नथिंग एल्स। तो अगर आपको प्योर वाटर की रिएक्शंस याद है तो आप इन्हें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैवी अमोनिया इज लिबरेटेड। बिल्कुल सही। देखिए वहां पर क्या होता था, अगर मैंने Mg3N2 प्लस H2O की रिएक्शन करवाई तो मुझे क्या मिलता था, 3MgOH होल ट्वाइस प्लस 2NH3, तो यहाँ NH3 की जगह ND3 मिल जाएगा। तो अगेन हैवी अमोनिया आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं एज वी डू इन केस ऑफ नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, यूजेस। देखिए यूजेस थे जो फरवरी वाले अटेम्प्ट में पूछे गए थे, एंड दीज यूजेस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट एक्ट एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। It acts as moderator in nuclear reactions. Electrolysis of heavy water is done because if you do electrolysis of heavy water, what you will get? You are going to get 2D2 gas plus O2 gas. So you are getting pure deuterium. Next point, in form of tracer in the studies of mechanism of biomolecular reaction in living being. Kinetic isotope effect I discussed in the previous class. So to study the reaction mechanism, yes, some amount of D2O along with H2O is added. So in order to study, so all these points were asked in February 26th evening shift, all these 3 points in the same sequence. So which of the following NaCl is more soluble? Can you tell me? So 4 options are given. In which of the following? So I just told you that जैसे जैसे D ऐड होगा तो solubility कम होती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 D है, यहाँ पर भी D है, गया। अब यहाँ पर H2 है, तो देखिए O16 दे रखा है और O18 दे रखा है, तो O16 में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, राइट, O16 में। तो अब आगे बढ़ते हैं। आंसर विल बी ए, ड्यू टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH that is least in the OH, so it will be most easily broken. Deuteromethane is obtained by deuterolysis of, so can you tell me? Deuteromethane means this is methane, this is deuteromethane, so hydrocarbons. So in case of carbide, just tell me in which case you are going to get deuteromethane. It will be C, aluminum carbide, because in this case you will get ethylene, deuteroethylene. So answer will be C. Heavy water is a product of oxygen and hydrogen. Water of mineral springs? No. Water obtained by repeated distillation and condensation? It can be. Ordinary water containing dissolved salt and heavy metals? No. A product of oxygen and hydrogen. Is it true? So just tell me what will be the answer. What is heavy water? Can you obtain it by repeated distillation? Yes. Answer will be C. I just told you. It is not directly prepared like this. Even if it will be prepared, you have to take deuterium instead of hydrogen. So this is all for today.
तो आज मैंने आपको हैवी वाटर के बारे में बताया और लास्ट क्लास विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर द हाइड्रोजन और उसमें आई एम गोइंग टू टेक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट? So this is all for today, guys. So thank you. Bye bye. Take care. And don't miss to share it, like it, and click on the bell icon so that you can get latest notification of my lectures. Thank you, guys. Bye bye.